जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 12 का जीव विज्ञान पढ़ेंगे। जीव विज्ञान का अध्याय 13 जीव और समष्टियाँ, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा हम सब जानते हैं कि प्रत्येक जीव जिस आवास में रहता है या प्रत्येक जीव के चारों ओर का जो आवास है, जो परिवेश है, वह और जीव दोनों आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दोनों की क्रियाएं और दोनों की आत्मनिर्भरता एक दूसरे पर रहती हैं। अतः प्रत्येक जीव की जातियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पारिस्थितिकी जीव की और उसकी आपस में परिवेश की अंतर क्रियाएं हैं। ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव तथा प्रकृति के विभिन्न घटकों का अध्ययन किया जाता है। बेसिकली प्रत्येक जीव का पर्यावरण दो घटकों का बना होता है, अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटकों में परिवेश में पाए जाने वाले मृदा, जल, वायु, ताप आदि आते हैं, जबकि जैविक घटकों में विभिन्न प्रकार के पौधे, विभिन्न प्रकार के जंतु और मनुष्य स्वयं आता है। इसमें हम देखें तो मुख्य रूप से जैविक और अजैविक घटकों में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे जैविक घटकों में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ, सजीव पदार्थ, ओइस्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, जू प्लांक्टन इत्यादि आते हैं। एबायोटिक घटक वो होते हैं जो वातावरणीय कारक होते हैं। इनके अंतर्गत जलवायु कारक, सनलाइट, सूर्य प्रकाश, ताप आदि आते हैं। ताप, मृदा, आर्द्रता आदि, ये सभी घटक एक दूसरे की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। जीवों में इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी अनेक समानताएं भी पाई जाती हैं। जैसा हम सब जानते हैं, प्रत्येक जीव अणु तथा परमाणु का बना हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखें तो जीवों में दो स्पष्ट संगठन पाए जाते हैं। जीव दो संगठनों का बना होता है। इसमें नंबर 1 आता है निम्न श्रेणी का संगठन। निम्न श्रेणी के संगठन में प्रत्येक जीव आणविक स्तर पर परमाणु का बना है। परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। आपस में अणु क्रिया करके सरल यौगिक से जटिल यौगिक और जटिल यौगिक से कोशिका के प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव का निर्माण होता है। और जीवद्रव के चारों ओर उपस्थित आवरण कोशिका को बनाता है। ठीक इसी प्रकार उच्च श्रेणी के संगठन यानी जो कोशिका है, यह कोशिका ऐसी अनेक कोशिकाएं जो समान कार्य करती हैं, वे सभी समान कार्य करने वाली कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं। ऊतक से ऊतक तंत्र से अंग और विभिन्न अंग तंत्रों का निर्माण जीवधारी के शरीर का होता है। इस प्रकार समान जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं और ऐसे जीव जो आपस में लैंगिक संकरण करते हैं, ऐसे जीवों के समूह को जाति कहते हैं। एक समुदाय बृहद रूप में अनेक समष्टियों के समूह को जैविक समुदाय कहते हैं। अनेक जैविक समुदायों से मिलकर पारितंत्र बनता है और पारितंत्र से जैव मंडल का निर्माण होता है। अतः दिए गए चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि नीचे वाला जो चित्र है उसमें कोशिका किस तरह से बन रही है। सरल यौगिक कैसे बने हैं? अणु से सरल यौगिक से आपका विभिन्न प्रकार के एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन बनते हैं जो कि जीवद्रव का निर्माण करते हैं। जीवद्रव से कोशिका का निर्माण होता है। ऐसी अनेक कोशिकाएं मिलकर जीवधारी के शरीर का निर्माण करती हैं और प्रत्येक जीवधारी प्रकृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। समान रूप से संबंधित जीवधारियों के समूह को ही समष्टि कहते हैं। इस प्रकार से समष्टि के वे जीव जो आपस में लैंगिक जनन की क्रिया करते हैं उनको जाति कहते हैं। अतः एक जैविक समुदाय में कई सारी समष्टियां पाई जाती हैं। किस प्रकार से अणु से यौगिक का निर्माण हो रहा है और संपूर्ण मिलकर जीव जगत का निर्माण करते हैं, जिसे जैविक समुदाय कहते हैं। जैविक समुदाय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पारितंत्र आते हैं, जैसे जल पारितंत्र, वन पारितंत्र और वृक्ष पारितंत्र इत्यादि। अब किसी समष्टि में या किसी जनसंख्या में
कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं एक समष्टि में। जैसा आप जानते हैं कि समष्टि या जनसंख्या किसी निश्चित क्षेत्र में या किसी निश्चित समय में पाई जाने वाली जातियों के समूह को समष्टि कहते हैं। ऐसे जातियां जो आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हों, ऐसी जातियों के समूह को ही समष्टि कहते हैं। समष्टि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं बेटा? समष्टि की निम्न विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक समष्टि इन विशेषताओं को धारण किए हुए रहती है, जिनमें पहला अपन आते हैं समष्टि घनत्व। समष्टि घनत्व का मतलब है कि इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जीवों की संख्या को समष्टि घनत्व कहते हैं। अतः समष्टि घनत्व को एक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसमें D = N/S होता है। D का मतलब हुआ पॉपुलेशन डेंसिटी, N मतलब जीवों की संख्या और S मतलब निश्चित इकाई क्षेत्रफल वाला स्थान। नंबर 2, जन्म दर। जन्म दर यानी किसी समष्टि में नए जन्म लेने वाले जीवों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। इकाई समय के मध्य अंतराल में किसी समष्टि में जितनी नए जीव उत्पन्न होते हैं वे जन्म दर को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही मृत्यु दर, किसी समष्टि में कितने जीवों की मृत्यु हो रही है एक इकाई समय में। जैसे यदि हम एक वर्ष का माने तो वर्ष के मध्यांतराल में कितने जीवों की मृत्यु हुई, उन जीवों की मृत्यु की दर को मृत्यु दर कहते हैं। ठीक इसी तरह से अगला है वयस वितरण। वयस का मतलब होता है आयु। मतलब किसी समष्टि में मुख्य रूप से 3 प्रकार के आयु समूह के जीव पाए जाते हैं। इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, पूर्व प्रजनीय यानी प्री रिप्रोडक्टिव, इसमें बाल्यावस्था वाले जीव आते हैं। रिप्रोडक्टिव या ऐसे जीव जो वयस्क हैं वो रिप्रोडक्टिव अवस्था में पाए जाते हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी ऐसे जीव जिनमें जीवन का उत्तरार्ध जिनमें पाया जाता है, यानी वृद्धावस्था वाले जो जीव हैं वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आयु समूह में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वृद्धि स्वरूप। वृद्धि स्वरूप का मतलब है कि प्रत्येक समष्टि 2 प्रकार से बेटा वृद्धि स्वरूप को प्रदर्शित करती है। 2 प्रकार का वृद्धि स्वरूप होता है, एक होता है एस शेप और दूसरा होता है जे शेप्ड। चित्र में आप देखिए कि पहला वाला जो वक्र है, पहला वाला जो पैटर्न है वो जे शेप्ड है। जे शेप्ड मतलब इस प्रकार का पैटर्न निम्न जीवों में पाया जाता है। तो निम्न जीवों में समष्टि की शुरुआत में वृद्धि दर अधिक होती है। वृद्धि दर के अधिक होने के क्या कारण है? भोजन की प्रचुरता हो सकती है ना। इसके अलावा यंग या वयस्क जीवों की संख्या में अधिकता हो सकती है। आवास अनुकूल हो सकता है। तो इस तरह के जीव जो हैं जे के आकार की वृद्धि स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है एस के आकार का। एस के आकार का वृद्धि स्वरूप प्रदर्शित करता है कि ऐसी समष्टि में जीवों की जो वृद्धि है शुरुआत में धीमी होती है, लेकिन जैसे जैसे समष्टि साम्यावस्था की ओर बढ़ती है वृद्धि की दर तेज होती जाती है और जीवों में एक स्टेज पर आकर इन समष्टियों में जीवों की वृद्धि साम्य हो जाती है, निश्चित हो जाती है। अगला आता है समष्टि साम्यावस्था। समष्टि साम्यावस्था का मतलब है किसी स्थान पर कोई भी समष्टि अपने आप को समष्टि साम्यावस्था में रखने की चेष्टा करती है। ऐसी अवस्था में किसी समष्टि में जन्म दर और मृत्यु दर समान होती है। ऐसे ही अंतिम है समष्टि परिक्षेपण। समष्टि परिक्षेपण यानी किसी भी समष्टि में बेटा जीवों का आना जाना रहता है। किसी समष्टि में दूसरी समष्टि से जो जीव आते हैं वो अल्पकाल के लिए या स्थायी रूप से निवास करने लगते हैं, या पुरानी समष्टि से ही कोई जीव बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से समष्टि परिक्षेपण प्रत्येक समष्टि का आवश्यक लक्षण होता है। अब पारिस्थितिकी अनुकूलन।
हम सब जानते हैं कि वातावरणीय परिस्थितियां निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं और प्रत्येक जीव में अपने वातावरण के अनुसार अपनी शारीरिक संरचना में बदलने की क्षमता होती है। शारीरिक संरचना से मतलब है कि प्रत्येक जीव अपनी वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अपने शरीर को समायोजित करता है और समायोजित करने की यह प्रक्रिया पारिस्थितिकी अनुकूलन कहलाती है। अपने आवास के अनुसार पौधों में निम्न प्रकार का पारिस्थितिक अनुकूलन पाया जाता है। जैसे हम देखें, पानी में रहने वाले जो पौधे हैं वो जलीय पौधे कहलाते हैं, तो इनको जलोद्भिद पौधे कहा जाता है। अत्यंत गर्म और शुष्क वातावरण में रहने वाले पौधे मरुद्भिद पौधे कहलाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अत्यधिक लवणीय मृदा के अंदर पाए जाते हैं। अत्यधिक लवणीय मृदा में पाए जाने के कारण ऐसे जीवों में लवणीय मृदा को सहन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। अब हम देखेंगे जलोद्भिद पौधे। नंबर 1 है पौधों में अनुकूलन में, पहला है जलोद्भिद पौधे। जलोद्भिद पौधे पानी की मात्रा के आधार पर, जल की मात्रा के आधार पर जलोद्भिद पौधों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला आता है जलमग्न पौधे। जलमग्न पौधे, जैसा नाम से जाहिर होता है कि ऐसे पौधे जल के भीतर पाए जाते हैं। जल के भीतर पाए जाते हैं। इन पौधों को फिर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें नंबर 1 आता है स्थिर जलमग्न और दूसरा प्लावी जलमग्न। स्थिर जलमग्न यानी ऐसे पौधे पानी के अंदर होते हैं लेकिन इनकी जड़ें मृदा या कीचड़ से तली में जुड़ी हुई हो सकती हैं। दूसरा प्लावी जलमग्न पौधे आते हैं। प्लावी जलमग्न पौधे यानी जो पानी की लहरों के साथ घूमते हैं, स्वतंत्र रूप से विचरित होते हैं पानी की सतह के नीचे। ठीक इसी प्रकार से दूसरा समूह आता है जलोद्भिद पौधों का, प्लावी पौधे। प्लावी पौधे, जैसा नाम से मालूम चल रहा है कि ऐसे पौधे पानी की सतह के नीचे स्वतंत्र रूप से तैरते हैं बेटा। ऐसे पौधों में 2 तरह के होते हैं, मुक्त प्लावी, फ्री फ्लोटिंग, यानी ऐसे पौधों की जड़ें कमजोर होती हैं और ये पानी की लहरों के साथ इधर से उधर। नेक्स्ट आते हैं हम अगला, स्थिर प्लावी पौधे। स्थिर प्लावी पौधे यानी ऐसे पौधे प्लावी हैं जिनका कुछ भाग पानी की सतह के ऊपर है और कुछ भाग पानी की सतह के नीचे, लेकिन इन पौधों की जो जड़ें हैं वो कीचड़ से या मृदा के कणों से जुड़ी हुई रहती हैं, संबंधित रहती हैं। नेक्स्ट है उभयचर पौधे। उभयचर पौधे, जैसा नाम से मालूम चल रहा है कि इन पौधों में जो वृद्धि है वो उभयचर आवास के अनुसार होती है। ऐसे पौधे कम पानी में जीवित रह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे सिंघाड़ा। हम सब जानते हैं सिंघाड़े का पौधा कम पानी वाले स्थानों पर आसानी से उग पाता है। दलदली पौधे। दलदली पौधे यानी ऐसे पौधे तालाब के किनारों पर, नदियों के किनारों पर पाए जाते हैं और इन्हें पानी की कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है और ये तुलनात्मक रूप से काष्ठीय पौधे होते हैं। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, जलमग्न पौधे, चित्र में आप लोग देख सकते हैं हाइड्रिला। ये पौधे जलमग्न पौधे हैं जिनमें पत्तियां रिबन के आकार की फीतेनुमा होती हैं। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स यानी मुक्त प्लावी पौधे। मुक्त प्लावी पौधों की जो पत्तियां हैं इनमें 2 तरह की पत्तियां पाई जा सकती हैं। कुछ पत्तियां जो पानी के ऊपर रहती हैं वो चौड़ी पत्तियां रहती हैं और जो पानी के अंदर होती हैं, जैसे वुल्फिया, नीचे आप एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे कि वुल्फिया में कंपैरेटिवली जो पत्तियां हैं वो छोटी हैं, रिबन शेप्ड हैं। बाकी पौधों की पत्तियां जो सतह के ऊपर रहती हैं, ऐसे पौधों की पत्तियां चौड़ी होती हैं। उभयचर पौधे, इसका एग्जाम्पल है रैननकुलस। उभयचर पौधे पानी की कमी में यानी उछले पानी में आसानी से उगते हैं। दलदली पौधे काष्ठीय होते हैं और ये पौधे खास करके तालाब के किनारों पर या फिर झील के किनारों पर पाए जाते हैं जिन्हें बहुत कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। जलीय अनुकूलन। अब पौधों में क्या अनुकूलन होते हैं? जलीय आवास में रहने के लिए पौधों में 3 प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। नंबर 1 आकारिकीय। आकारिकीय का मतलब है कि ऐसे पौधे बाह्य स्वरूप पर कुछ विशेष लक्षणों को धारण कर लेते हैं। जैसे इन पौधों में जड़ तंत्र बहुत कम विकसित होता है। जो जड़ें होती हैं वो तंतुवत यानी अपस्थानिक जड़ें होती हैं और कमजोर होती हैं। इसके अलावा इन पौधों में
अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं और मूलटोक अनुपस्थित होता है। इसके अलावा इन पौधों में जड़ें जो होती हैं वो रेशेनुमा होती हैं। तने में क्या विशेषता होती है? तना जो है वो लंबा, पतला और लचीला होता है, खास करके जल निमग्न पौधों में। दलदलीय पौधों में या उभयचर पौधों में देखें तो तना अपेक्षाकृत काष्ठीय होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे शारीरिक अनुकूलन यानी एनाटॉमिकल अडेप्टेशन क्या है। इन पौधों में मुख्य रूप से तना जो है वो सीधा होता है। इसके अलावा श्लेष्म का निर्माण होता है, श्लेष्म स्रवित होता है, और जो श्लेष्म है ये पौधे की संपूर्ण सतह पर उपस्थित हो करके पौधे की सतह को चिकना और नम बना के रखता है। इसके अलावा पौधे की संपूर्ण सतह पानी में उपस्थित भोज्य पदार्थों को, लवणों को, खनिज लवणों को अवशोषित करने का काम करती है। इसके अलावा इन पौधों के तनों में तथा जड़ों में एपिडर्मिस व क्यूटिकल का अभाव होता है, रंध्र अनुपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यकीय अनुकूलन यानी फिजियोलॉजिकल क्या अडेप्टेशन होते हैं। इन पौधों का परासरण दाब अत्यधिक कम होता है क्योंकि पानी की अधिकता के कारण इन पौधों में लगातार लवणों की मात्रा जो है वो कम घुलित होती है। इसके अलावा प्लावी पौधों में जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, उन फ्लोटिंग प्लांट्स में हाइड्रोथोट्स या जलरंध्र पाए जाते हैं, यानी पानी की हानि के लिए ये विशेष प्रकार का अनुकूलन है जिसमें पानी बूंदों के रूप में पत्ती के किनारे से बाहर निकलता है। ये अवस्था कई बार हम लोग अपने घरों में भी देख सकते हैं, जैसे अरबी के पौधे हैं, उन पौधों में जल की हानि जलरंध्र के द्वारा होती है। पादप शरीर का जो अतिरिक्त पानी है वो जलरंध्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मरुद्भिद पौधे यानी ऐसे पौधे जो शुष्क और अत्यधिक उच्च ताप को सहन करने के लिए सक्षम हैं, ऐसे पौधे मरुद्भिद पौधे कहलाते हैं या इनको ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं। इन पौधों का वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 अल्पकालिक पौधे यानी ऐसे पौधे बेटा जिनका जीवन काल केवल 1 वर्ष का होता है, अतः 1 वर्ष के अंदर इनकी पूरी कायिक अवस्था और प्रजनन अवस्था समाप्त हो जाती है, अतः ये पौधे जो हैं वो शाकीय पौधे होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मांसल पौधे यानी ऐसे पौधे बहुवर्षीय होते हैं, लेकिन इन पौधों में पानी को संचित करने का गुण पाया जाता है, अतः इनमें तना मोटा व मांसल होकर पानी को इकट्ठा कर लेता है और पत्ती का काम करने लगता है। तीसरा हम देखें तो बहुवर्षीय पौधे होते हैं बेटा। बहुवर्षीय मरुद्भिद पौधे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। उदाहरण के लिए बेर, बबूल आदि बहुवर्षीय पौधों के उदाहरण हैं, जिनमें पत्तियां अत्यधिक छोटी होती हैं और जड़ें बहुत अधिक लंबी होती हैं और पानी की खोज में जमीन के भीतर तक फैली हुई होती हैं। मरुद्भिदीय अनुकूलन मरुद्भिद आवास में अत्यधिक गर्म और शुष्क आवास में रहने के लिए इन पौधों में क्या अनुकूलन पाए जाते हैं। इन पौधों में मुख्य रूप से यदि हम देखें, जड़ें बहुत लंबी होती हैं बेटा, इनमें मूल टोक उपस्थित होता है, जड़ें अत्यधिक लंबी होती हैं, तना मांसल होता है या फिर काष्ठीय भी हो सकता है। जैसे हमने देखा बहुवर्षीय पौधों में तना काष्ठीय होता है। इसके अतिरिक्त शारीरिक अनुकूलन में एपिडर्मिस के ऊपर मोटी क्यूटिकल होती है। मोटी क्यूटिकल इनको वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा संवहनीय ऊतक पूर्ण रूप से विकसित होते हैं और यांत्रिक ऊतक खास करके जाइलम और फ्लोएम अत्यधिक विकसित होते हैं। इनमें कॉर्टेक्स स्क्लेरेन्काइमा के रूप में या कोलेन्काइमा की कई परतों का बना हुआ होता है। कार्यकीय अनुकूलन फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन इन पौधों में अनेक देखे जाते हैं जो इनको गर्म आवास में रहने में मदद करते हैं। पहली चीज, इन जीवों में सबसे जरूरी है रंध्रों का धंसा हुआ होना। ऐसे जीवों में, ऐसे पौधों में जो रंध्र हैं धंसे हुए होते हैं। कुछ पादपों में पत्ती मुड़ करके रंध्र को कवर करने का भी काम करती है, जिससे रंध्र सीधे सूर्य के प्रकाश को नहीं ले पाते और वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देते हैं। इसके अतिरिक्त इन पौधों में निर्जलीकरण को कम करने की या सहन करने की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है।
रंध्र दिन के समय बंद रहते हैं और रात के समय रंध्र खुले हुए रहते हैं। तो रात के समय जब रंध्र खुले हुए रहते हैं तो इन पौधों में रात्रि के समय ऑक्सीजन को ग्रहण करके पौधे कार्बनिक अम्लों का निर्माण करते हैं। यही कार्बनिक अम्ल दिन के समय जब स्टोमेटा बंद होते हैं, रंध्र बंद होते हैं, तो वापस ऑक्सीकृत होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। अब अगला हम देखें मैंग्रोव पौधे। मैंग्रोव पौधे यानी हम कई बार देखते हैं नदियों के किनारों पर या ऐसे स्थानों पर जो समुद्री मुहाने वाले क्षेत्र हैं। समुद्री मुहाने यानी समुद्र के किनारे वाले स्थानों पर जहाँ पर मृदा में अत्यधिक मात्रा में लवण पाए जाते हैं। ये लवण मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि अकार्बनिक लवणों की अधिकता के कारण ऐसी मृदा बहुत लवणीय होती है। इस लवणीय वातावरण में उगने वाले जो पौधे हैं वो मैंग्रोव पौधे या हेलोफाइट्स कहलाते हैं। हेलोफाइट्स या मैंग्रोव पौधों में अपने आवास के लिए अडप्टेशन या अनुकूलन पाए जाते हैं, जिनमें पहला है स्थायित्व। इन पौधों को लवणीय मृदा में रहने के लिए, टिकने के लिए जड़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। इनकी जो जड़ें हैं वो अवस्तंभ जड़ें होती हैं, जो कि पट्टे के रूप में इन पौधों को मजबूती से मृदा में स्थिर करने का काम करती हैं। इसके अलावा नंबर 2 हम आते हैं विविपैरी। विविपैरी यानी ऐसे अंकुरण, इस प्रकार का अंकुरण जिनमें बीजों का अंकुरण मात्र पौधे पर लगे हुए ही हो जाता है। अतः इन पौधों में बीज जो है वो मृदा में नहीं गिरते। अंकुरण के पश्चात जब शिशु पौधा बन जाता है तब ये पौधे मृदा में गिरकर बाकी का आगे का अंकुरण करते हैं। इसके अतिरिक्त श्वसन मूल पाई जाती हैं। श्वसन मूल यानी ऐसी जड़ें जो भूमि की सतह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर बाहर आकर ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लवणीय मृदा में ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए इन पौधों में श्वसन मूल सहायक होती हैं। अब समष्टि अंतर क्रियाएं। जैसा हम सब जानते हैं कि एक समष्टि में कई प्रकार के जाति के जीव पाए जाते हैं। अतः इन जीवों में आपस में इंटर रिएक्शंस होती हैं, अंतर क्रियाएं होती हैं। ये अंतर क्रियाएं लाभदायक भी हो सकती हैं और हानिकारक भी, आकस्मिक भी हो सकती हैं, अस्थायी या स्थायी भी हो सकती हैं। अतः मुख्य रूप से समष्टि अंतर क्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 आता है सकारात्मक या लाभकारी अंतर क्रियाएं। सकारात्मक या लाभकारी अंतर क्रियाएं यानी ऐसी अंतर क्रियाएं जिसमें जीवों को फायदा होता है, जीवों को साथ रहने से एक दूसरे की निर्भरता से लाभ पहुंचता है। इस प्रकार की नंबर 1 अंतर क्रिया है सहभोजिता। सहभोजिता जैसा आप चित्र में देख रहे हो कि पहला वाला जो चित्र है वो सकरफिश यानी चूषक मछली जो है शार्क या बड़ी मछलियों की सतह से चिपक जाती है और शार्क या बड़ी मछली का जो भोजन गिरता है उस भोजन को ये ग्रहण कर लेती है। इसके साथ साथ चूषक मछली एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी मछली के द्वारा पहुंचाई जाती है। दूसरा चित्र आप लोग देख पा रहे हैं ऊपरी रोही जो कि ऑर्किड का है, जो कि आर्द्रता को ग्रहण करने के लिए बड़े पौधों के तनों पर पाए जाते हैं। दूसरा आता है प्रोटोकॉपरेशन। प्रोटोकॉपरेशन यानी ऐसा जो रिलेशनशिप है, ऐसी जो अंतरक्रिया है संपूर्ण जीवन काल के लिए नहीं होती। अतः अस्थायी रूप से जीव इस प्रकार का इंटर रिएक्शन करते हैं, जिसमें पहला आप लोग देख पा रहे हो कि जिसमें मगरमच्छ है। मगरमच्छ जलीय जीव है, तो जलीय जीव होने के कारण इसके मुंह के अंदर पानी के साथ कई बार जोंक आ जाती है। तो जो पक्षी हैं वो इसके पीठ पर बैठते हैं और जैसे पीठ पर बैठते ही अपना मुंह खोल देता है और मुंह खोलने के साथ ही पक्षी, छोटे छोटे बर्ड इसके मुंह के अंदर जाकर उन जोंकों का, उन लीचेस का भक्षण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से दोनों को फायदा होता है। चित्र में आप लोग गेंडे को देख पा रहे हो जिसके ऊपर बर्ड बैठी हुई है, पक्षी बैठा हुआ है। तो पक्षी जो है इसकी त्वचा में पाए जाने वाले अत्यंत छोटे छोटे
कीटों का भक्षण कर लेता है और इस प्रकार से गेंडे को उन कीटों से, उन बाह्य परजीवियों से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा अपन आते हैं सहजीविता। सहजीविता जो है, इस प्रकार का लाभ दो जाति के जीव परस्पर उठाते हैं, जिसमें दोनों को जीवन काल एक दूसरे से लाभ पहुंचता है। आप देखेंगे तो इसमें विभिन्न प्रकार की मूल ग्रंथिकाएं आती हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि जो दाल प्रदान करने वाले पौधे, लेगुमिनोसी कुल के पौधे, लेगुमिनोसी कुल के पौधों में मूल ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं। इन मूल ग्रंथिकाओं में राइजोबियम जीवाणु होते हैं, जो कि वातावरण की मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करके मृदा में मिला देते हैं। तो इस प्रकार से ये मृदा की उर्वरता को भी बढ़ाने में मदद करते हैं और पौधे को नाइट्रोजन मिल जाती है और इसके बदले में राइजोबियम को रहने के लिए स्थान मिल जाता है। नकारात्मक अंतरक्रियाएं। नकारात्मक यानी जीव साथ साथ रहते हुए एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचाते हैं। इनमें नकारात्मक अंतरक्रियाएं, एक ही जाति को जो जीव हैं उनमें भोजन के लिए, आवास के लिए आपस में स्पर्धा होती है। इस स्पर्धा में ये जीव एक दूसरे का भक्षण भी कर लेते हैं। जैसे नकारात्मक अंतरक्रियाओं में सबसे पहला अपन लोग देखते हैं प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, एक दूसरे से आगे निकलने का कंपटीशन। ये कई जीवों में दिखता है बेटा। एक ही जाति के जीव, जैसे पहले वाले में आप लोग देख रहे हो कि दोनों हिरण जो हैं वो लड़ रहे हैं। तो लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? मैटिंग पार्टनर के लिए इनमें लड़ाई हो सकती है, भोजन के लिए, क्योंकि इन सब की जरूरतें क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो ये अंतरा जातीय प्रतिस्पर्धा कहलाता है। या विभिन्न जाति के जीवों में भी ये प्रतिस्पर्धा होती है, या आवास के लिए हो सकती है। इसमें दो अलग अलग जीव, शक्तिशाली जीव खास करके छोटे जीव को खा जाता है, प्रतिस्पर्धा में उसकी विजयी होती है। ऐसे ही शोषण में जो जीव है वो दूसरे जीव के सारे संसाधनों का उपयोग करता है और अंत में उस जीव की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को नुकसान होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मच्छर बाह्य परजीवी है, मनुष्य का और दूसरे जीवों का रक्त चूसता है और बीमारियों का वाहक भी बनता है। इसके साथ साथ परभक्षिता, कई बार जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं और ऐसे बड़े जीव दूसरे जीवों का भक्षण कर लेते हैं। अतः इस प्रकार की नकारात्मक अंतरक्रिया परभक्षिता कहलाती, प्रीडेशन कहलाती है। सबसे लास्ट में हम आते हैं एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस नकारात्मक अंतरक्रिया है। इसका मतलब क्या हुआ? एंटीबायोसिस सूक्ष्म जीवों में जीवाणु, विषाणु, शैवाल तथा कवकों में पाई जाने वाली अंतरक्रिया है, जिसमें प्रत्येक जीव दूसरे जीव को कुछ ना कुछ संश्लेषण के द्वारा, कुछ ना कुछ तरल पदार्थ के द्वारा नष्ट करता है। इस प्रकार की प्रक्रिया एंटीबायोसिस कहलाती है। बच्चों, आशा करती हूँ मैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और जीव विज्ञान बहुत रुचिकर विषय है। धन्यवाद आप सबका।